तो पार्ट 13 में हम क्या देखेंगे, आज हम 11वें क्वेश्चन पे आएंगे। कल हम बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को कवर किए थे, जिसमें हम बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और क्या देखे थे, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हम देखे थे पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग क्या होता है, दो ड्रग का स्ट्रक्चर और यूजेज बनाना था। पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग को कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को कॉपी करता है, जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन, जो एक तरह का हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके एक्शन को कॉपी करता है कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मीडियम में यूज होते हैं। तो बाकी चीजें, सारी चीजें आप पढ़ चुके थे अच्छे से, इसके क्लासिफिकेशन को आपको बता दिए थे। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एंटी कोलिनिस्ट्रेज ड्रग, जिसमें आपको एसिटाइल कोलिन, कार्बाकॉल, न्यूस्टिगमाइन, टैक्रिन आपको बता दिए थे। एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर बहुत इजी तरीके से बता दिए थे। न्यूस्टिगमाइन का स्ट्रक्चर बहुत इजी तरीके से बता दिए थे, खाली स्ट्रक्चर ही बस इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं, आज आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। मिथिलेश सर की क्लास हो सकता है शाम को होगी या फिर आफ्टरनून में होगी, जैसा होगा वो इन्फॉर्म कर देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैप्टोप्रिल। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रोपेनोलाल और कैप्टोप्रिल दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोपेनोलाल को अभी हम यहाँ नहीं रखे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैप्टोप्रिल। ठीक है, तो डिफाइंड एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होता है। केमिकल स्ट्रक्चर, खाली खाली केमिकल स्ट्रक्चर किसका, कैप्टोप्रिल का। चलिए हम केमिकल स्ट्रक्चर और यूजेज दोनों देख लेंगे कैप्टोप्रिल का। तो क्या होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, देखिए डिफिनीशन भी पूछा है, उसके बाद पूछा है कि इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई, हाइपरटेंसिव एजेंट को परिभाषित करिए और उसको वर्गीकृत करिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर खाली आप परिभाषा लिख के चले आएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, तो इसका क्लासिफिकेशन भी लिखना है और कैप्टोप्रिल की रासायनिक संरचना भी बनाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट का डिफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन और कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर। क्लियर, चलिए अच्छे तरीके से बनाते हैं, सारी चीजों को समझ के करेंगे। चलिए, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, सभी को पता होगा एक टर्म जिसका नाम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर का रेंज होता है वो कितना होता है, 120/80 mmHg। ठीक है, 120/80 mmHg, जो कि साइस्टोलिक डायस्टोलिक देखा जाए तो 120/80 नॉर्मल होता है। सिंपल बात है, 140, 145, 150, 160, 170 बटा अगर ये बढ़ रहा है तो इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। ये बेसिक चीजें आपको पता है कि नॉर्मल जो रेंज होता है इससे ज्यादा ग्रेटर देन जितना भी रेंज जाएगा वो आपका हाइपरटेंशन होता है। तो हाइपरटेंशन को भी कई प्रकार में बांटा गया है, एक मीडियम, एक हार्ड, लेकिन उतना डिटेल्स में हमें नहीं जाना है, हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है। कहते हैं ना कि बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसको हाइपरटेंशन कह रहे हैं। ठीक है, 120/80 नॉर्मल होता है, इससे ज्यादा बढ़ेगा तो मतलब बढ़ रहा है। अगर घट रहा है, 120 से घट रहा है, 110 हो गया, 80 हो गया, तो हाइपर ना होकर हाइपोटेंशन हो जाता है। क्या, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब बीपी कम होना, हाइपरटेंशन का मतलब ज्यादा होना। ठीक है, हाइपरटेंशन का मतलब ज्यादा होना। अच्छा, एनेस्थीसिया नहीं पढ़ाए हैं, चलिए हम देख लेते हैं पीओजी, जो नहीं पढ़ाया होगा पढ़ा दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, एक बार जो चल रहा है कवर होने दीजिए, अगर जो बचा होगा उसको हम पढ़ा देंगे ना, पहले ही सारी चीजें कवर होने दीजिए, छूटेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाएं, जैसे कि अभी प्रोपेनोलाल का स्ट्रक्चर नहीं बताए हैं, कुछ और स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा डेंटल प्रोडक्ट टॉपिकल एजेंट में सिल्वर नाइट्रेट वाला वो बचा हुआ है, तो हमें याद है जो पढ़ाना है ना वो हमें पता है, उसको पढ़ा देंगे जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। टॉपिकल एजेंट में सिल्वर नाइट्रेट नहीं पढ़ाए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ा देंगे। इनिमिया वाले में फेरस फुमिरेट, फेरस सल्फेट तो बताएं, फेरस फुमिरेट नहीं पढ़ाए हैं, उसको पढ़ा देंगे हेमेटेनिक्स में। तो कुछ चीजें हमारे मन में याद है, उसको करा देंगे, बेफिक्र रहिए, हम उसको शॉर्ट में या जैसा भी होगा कवर करा देंगे और आपसे कह देंगे कि इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी आप जो पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, बाकी चीज हम पे छोड़ दीजिए, हम उसको करा देंगे आपके एग्जाम से पहले पहले। ठीक, चलिए, तो यहाँ हाइपरटेंशन क्या कह रहा है कि जब बीपी बढ़ जाता है, अब बीपी बढ़ गया तो ऐसे सिचुएशन में उसके उपचार करने के लिए, बीपी को नॉर्मल रखने के लिए जो हम दवा देते हैं वही होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, वही होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। चलिए, कसी जी करें सर आप केमिस्ट्री को बहुत आसान बना दिए, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, पूरी कोशिश यही रहता है कि केमिस्ट्री इजी लगे और अच्छे तरीके से आ जाए। चलिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है,
ऐसी दवाइयां जो हाइपरटेंशन के उपचार में यूज की जाती हैं। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट आर ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ऐसे दवाई होती हैं यूज टू लोअर हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज स्ट्रोक, हार्ट अटैक या किडनी फेलर। ठीक है, हाइपरटेंशन मतलब एंटी हाइपरटेंसिव दवाई ऐसी ड्रग होती हैं जो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए यूज की जाती हैं, खासकर जैसे स्ट्रोक जैसी बीमारियों को रोकने के लिए, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को या किडनी फेलर को रोकने के लिए यूज की जाते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ऐसी दवाई हैं जिनका उपयोग स्ट्रोक, दिल का दौरा या गुर्दे की विफलता मतलब किडनी फेलर जैसी जटिलताओं को रोकने के लिए, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए किया जाता है। यार हिंदी तो ऐसा लगता है कि इंग्लिश से भी टफ होता जा रहा है। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ऐसे ड्रग होते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, कि जो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक झटका लग गया या फिर किडनी फेल हो गया, इसको कम करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं। जहां तक का क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। सर क्वेश्चन नंबर 12, हम क्वेश्चन नंबर 11 लिखे हैं। ठीक है, आप यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक पॉइंट आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्यों लिखे हैं ये भी बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, आप थोड़ा पीछे चलते हैं, आपको जल्दी दिखाते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो था 10, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। कहां से क्या हुआ था, यहाँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 जब आपको लिखा होगा टॉप 20 में, तो यहाँ व्हाट इज एंटी कन्वर्सन को क्वेश्चन नंबर 10 मान लिया गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा था, लेकिन हम इसको इसी में रखे, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। इसी चैप्टर नंबर 5 से ही दोनों टॉपिक हैं, सीडेटिव हिप्नोटिक्स और एंटी कन्वर्सन, इस दोनों को हम एक ही क्वेश्चन में रख दिए हैं। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप ज्यादा मतलब वो बढ़ा दिए, क्वेश्चन नंबर गलत बता रहे हैं। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 था इसको 9 में ही रख दिए हैं, इसीलिए जो हमारा ये था ये 9 का ही क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आपको बता दिए, एंटी कन्वर्सन वाला। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, जब वो 9 था तो ये 10 हो गया। ठीक है, कि पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग क्या होता है। 10 के बाद आपको क्या बता दिए, उसके बाद फिर जो 11 क्वेश्चन था, 11 क्या था, 11 आपका हो गया जो आज पढ़ रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव। अब ऐसे होते तो 12 होता, लेकिन ये 11 हुआ। और जो एक बचा हुआ है ना, आपसे बता रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट बच गया है, बहुत सारी चीजें जो बच गया है ना, वो लास्ट में 20 क्वेश्चन में हम कवर करा देंगे। इसीलिए हम खाली उस जगह को छोड़े हुए हैं कि जो 20वां क्वेश्चन होगा वो वही सारे क्वेश्चन होंगे जो बच गए हैं। ठीक है, चलिए तो 11 हो गया एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव समझ में आया, एंटी हाइपरटेंसिव समझ में आया क्या होता है, कमेंट में थंब बना दीजिए। एंटी हाइपरटेंसिव अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में थंब बना दीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए, रेशमा यादव जी कह रही नहीं समझ में आया। चलिए, बहुत बार फिर से एक बार बता दे रहे हैं फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखिए, हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ जाना। ठीक है, तो बीपी बढ़ जाना, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, 120/80 का रेंज अगर क्रॉस करके 145 160/90 हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो बीपी बढ़ जाएगा, तो उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो दवा देते हैं वही होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, अब ये जैसे बीपी बढ़ेगा तो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम, स्ट्रोक, झटके जैसी प्रॉब्लम होती हैं, तो उनको रोकने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं। एकदम सिंपल है, आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्या क्लासिफिकेशन है। आपके क्वेश्चन में डिफिनीशन और क्लासिफिकेशन दोनों पूछा है। डिफिनीशन आप बता दिए, अब क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद जो दवा के नाम आपको याद रहेंगे वो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा। ठीक है, अभी भी आपको बहुत सारे याद होंगे, याद है ना, जैसे प्रोपेनोलाल, एथिनोलाल, एम्लोडिपिन, ये सब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो इसको आप एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा। अब जब क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से एग्जाम्पल याद हो जाएगा। तो एग्जाम्पल अभी नहीं बताते हैं, पहले क्लासिफिकेशन देख लीजिए तब देखते हैं। इसका क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, 2 पेज में है, एक 1 ये वाला है और एक 2 वाला है, लेकिन हमें दोनों नहीं पढ़ना है। देखिए, 2 पेज में क्लासिफिकेशन है, लेकिन हमें पढ़ना खाली एक है, उसमें से भी वही जो आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए, हम ब्लैक स्क्रीन पे आपको ले चलते हैं और बहुत इजी तरीके से इसके क्लासिफिकेशन को बताते हैं। ठीक है हाँ, बहुत सारे ड्रग हैं जिसको आप लिख सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव में। चलिए, ब्लैक स्क्रीन पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग।
अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऐसी दवाइयां जो ब्लड प्रेशर जो हाई होता है उसको कम करने के लिए यूज की जाती हैं, हाइपरटेंशन के उपचार में यूज की जाती हैं। सबसे पहली और सबसे फेवरेट कैटेगरी आपका वो क्या होगा? सबसे पहली और सबसे फेवरेट कैटेगरी आपका क्या है? बीटा ब्लॉकर। ठीक है बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। ठीक है, बीटा ब्लॉकर जो आप पढ़े हुए थे सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग में, अगर हमारे साथ पढ़ते हुए आ रहे थे, तो जो एड्रेनर्जिक ड्रग होते हैं वो दो, उसके रिसेप्टर की बात करेगा सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग के रिसेप्टर की, तो दो तरह के होते हैं, एक अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा रिसेप्टर पे जब कोई ड्रग बाइंड करता है तो बीपी को बढ़ाता है। अब बीटा रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है तो बीपी को बढ़ा रहा है, लेकिन अगर हम बीपी को बढ़ा रहा है तो उसको कम भी तो करना है, तो उसे बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। वही होता है बीटा ब्लॉकर, जो बीपी बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए। ठीक है, चलिए तो बीटा ब्लॉकर में कौन कौन से ड्रग आएंगे ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है, वही बताने की कोशिश करेंगे जो आपको आसानी से याद हो जाए। बीटा ब्लॉकर में कौन कौन से ड्रग आएंगे, बहुत आराम से आपको पढ़ा होगा, सारी चीजें पता, बताइए कौन से ड्रग आएंगे? बिल्कुल सही, प्रोपेनोलाल, प्रोप्रेनोलॉल। ठीक है, प्रोपेनोलाल आएगा, और क्या आएगा? बहुत अच्छा, एटिनोलॉल। ठीक है, प्रोपेनोलाल आएगा, एटिनोलाल आएगा, सोटालाल आएगा। क्या आएगा? सोटालाल। जो लॉल वाले ड्रग है ना सब बीटा ब्लॉकर में आएंगे। तो जितना भी आपको बीटा ब्लॉकर के ड्रग याद है सब लीजिए। देखिए बहुत अच्छे बता रहे हैं हम, बहुत सारे ड्रग आते हैं, मेटाप्रोलॉल आता है, तो प्रोपेनोलाल, एटिनोलाल, सोटालाल, मेटाप्रोलॉल, जितने भी आपको याद हो सके बीटा ब्लॉकर के ड्रग याद करके लिख दीजिएगा। हम यहाँ पे 3 बता रहे हैं, आपकी चॉइस है, अगर आपको याद है तो आप लिख दीजिएगा, गलत नहीं होगा। प्रोपेनोलाल, एटिनोलाल, सोटालाल, ये सब ऐसी दवाई हैं जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, बीपी को कम करती हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखिए, यहाँ उवेश जी कह रहे हैं मेरे लाल, नहीं भैया मेरे लाल मत लिखिएगा, वरना एग्जामिनर आपको लाल बना देगा। तो यहाँ प्रोपेनोलाल, एथिनोलाल, सोटालाल ये काफी है, इसके अलावा आप जितना भी याद करिएगा लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? पहला तो बीटा ब्लॉकर हो गया, सेकंड क्या हो गया? एम्लोडिपिन क्या है अभिनव जी बताया जाएगा, पहले थोड़ा सब्र कीजिए। ठीक है, बीटा ब्लॉकर में आप जितने लॉल वाले थे आपको याद हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव में यही याद कर लीजिए। बीटा ब्लॉकर सबसे पहली कैटेगरी, जितने भी लॉल वाले ड्रग थे वो आप यहां मेंशन कर दिए। ठीक है, चलिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 में जो पूछा था अलग से, वो है एसीई इनहिबिटर। एसीई इनहिबिटर, एसीई इनहिबिटर का मतलब देखिए, एसीई होता क्या है? एसीई होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब देखिए ये एक ऐसा एंजाइम होता है हमारे बॉडी में कि अगर ये एंजाइम हमारे बॉडी में रिलीज हुआ, ठीक है, अगर ये एंजाइम हमारे बॉडी में एक्टिव हुआ तो बीपी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस एंजाइम को रोकने के लिए कुछ ऐसी दवा देंगे कि इस एंजाइम की एक्टिविटी को, इसकी क्रियाविधि को रोक दे। तो हम देंगे एसीई इनहिबिटर। इनहिबिटर ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की क्रियाविधि को रोक देते हैं। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसको हम ईसीई कहते हैं, तो इसी का हम इनहिबिटर दे देंगे। इनहिबिटर क्या करेगा कि इस एंजाइम की क्रियाविधि को रोक देगा, और जब इसकी क्रियाविधि रुक जाएंगी तो बीपी जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पिछली बार आया था कि आप एसीई के बारे में बताइए, एसी इनहिबिटर क्या होता है? तो एसी इनहिबिटर्स आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में पढ़ रहे हैं, इसका फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, इसके ड्रग के अंदर जो आते हैं बस वही आपको लिखना था। क्या क्या आते हैं? पहला आपका आएगा कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल आएगा। ठीक है, कैप्टोप्रिल, ठीक है, बिल्कुल कैप्टोप्रिल आ रहा है। दूसरा रेमिप्रिल, दूसरा क्या आएगा? रेमिप्रिल आएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, कैप्टोप्रिल आएगा, रेमिप्रिल आएगा। 2 ड्रग खाली आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा भी अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। हम उनको टारगेट कर रहे हैं जो क्रेश कोर्स के स्टूडेंट हैं, जो अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं।
जो हमारे साथ पढ़ते हुए आए हैं उनको सारी चीजें याद होगा। तो जो आप बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं तो आप देखिए, सबसे पहले आपको बीटा ब्लॉकर ध्यान रखना है, प्रोपेनोलाल, एटिनोलाल, सोटालाल। इसके अलावा जितने भी आपको ड्रग याद है, थोड़ा बहुत अगर मेडिकल में काम किए होंगे आप, या आपका मेडिकल स्टोर है, तो आप बहुत अच्छे से आप बता ले जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही इनहिबिटर्स, एसी होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम अगर एक्टिव होगा तो हमारा बीपी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको इनहिबिट करने के लिए ऐसे दवाई देते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर। तो यहाँ पे कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल आते हैं। दो हो गया। चलिए तीसरी की बात करते हैं। दो हमारा हो गया, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा कौन सा कैटेगरी होगा, बीटा ब्लॉकर हो गया, एसी इनहिबिटर होगा। गुरु चंद्रा जी के सर प्लीज बताइए, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी भी कम आती है क्या, कुछ करूं समझ में नहीं आ रहा है। आपको इंग्लिश भी नहीं आती है और हिंदी भी कम आती है, ये तो बहुत बड़ा क्रिटिकल केस हो गया कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे में आप देखिए, प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। ये जो आपके मेडिसिन है ना, आप जब मेडिसिन उठाएंगे मेडिकल स्टोर पे देखेंगे तो सारी दवा इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो ये आपके बीटा ब्लॉकर, हम ये नहीं कह सकते कि इसको आप हिंदी में लिखिए। प्रोपेनोलाल को, एटिनोलाल को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है। कैप्टोप्रिल को अगर हिंदी में लिखा जाए तो नंबर कट हो जाएंगे। अब आपको थोड़ा बहुत हिंदी नहीं इंग्लिश को फोकस करना पड़ेगा। अब आप कह रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों कमजोर है, तो थोड़ा सा आपको फोकस करिए, बढ़ाने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर इतना कमजोर है तो आप कैसे पास हो पाएंगे, इस चीज को फोकस करिए। एचएपी जैसे सब्जेक्ट में, वुमेन एनाटॉमी में इतने बड़े बड़े वर्ड होते हैं, कोग्नोसी में इतने बड़े बड़े वर्ड होते हैं, कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करिएगा जरूर। ठीक, चलिए। तो देखिए, पहला हो गया बीटा ब्लॉकर, दूसरा एसी इनहिबिटर हो गया, तीसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तीसरा हो गया कैल्शियम, सी होता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें कौन से ड्रग आएंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन से ड्रग आएंगे, आइए देखते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन से ड्रग आएंगे, कोई बताएगा। बिल्कुल सही, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आएगा एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन। ठीक है, एम्लोडिपिन आएगा, बहुत अच्छा, एम्लोडिपिन आएगा। ठीक है, और क्या आएगा, निफिडिपिन, बहुत अच्छा, निफिडिपिन। ठीक है, एम्लोडिपिन आएगा, निफिडिपिन आएगा, विरापामिल, बहुत अच्छा, विरापामिल आएगा, विरापामिल। ठीक है, एम्लोडिपिन आएगा, निफिडिपिन आएगा, विरापामिल आएगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये आप तीनों चीजों को, जो आप तीन कैटेगरी देखे ना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनोलाल, एटिनोलाल, सोटालाल। एसीई इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, विरापामिल। ठीक है। चलिए, एक लास्ट आपका बता दे रहे हैं, एक और कैटेगरी, कम से कम 2 पेज का था, तो आप कम से कम 4 तो लिख ही दीजिए ना। चौथा को हम यहां बता दे रहे हैं। ठीक है, चौथा को हम यहां बता दे रहे हैं। चौथा होगा वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर्स। वेसो, वेसो का मतलब वेसल्स। ठीक है, जो हमारे बॉडी में वेसल्स है ना, पतले पतले, जहां से ब्लड का फ्लो होता है। और डायलेटर का मतलब चौड़ा करना, डायलेट करना, डायलेट का मतलब चौड़ा, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब सिकोड़ना, और डायलेट का मतलब चौड़ा करना। ऐसी दवाइयां जो वेसल्स को चौड़ा कर दे, जिससे ब्लड का फ्लो बढ़िया होने लगे और बीपी कम हो जाए। ऐसी दवाइयां जो वेसोडाइलेटर, जो वेसल्स को क्या करे, चौड़ा कर दे, डायलेट कर दे, और जिससे ब्लड का फ्लो क्या हो जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको डायलेट कर देगा, तो ब्लड का फ्लो तेज होगा और बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेसोडाइलेटर में कौन से ड्रग आएंगे, वेसोडाइलेटर में कौन से ड्रग आएंगे, कोई बताएगा। वेसोडाइलेटर, हाँ, हाइड्रालाजीन, हाइड्रालाजीन आएगा, हाइड्रालाजीन, हाइड्राला, हाइड्राला, एक मिनट, हाइड्रालाजीन। बस इतना ही आपको लिखना है, इसके अलावा जो भी याद हो आप बहुत सारे। देखिए, अल्फा ब्लॉकर, हाँ अल्फा ब्लॉकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा ब्लॉकर भी लिख सकते हैं, बहुत सारी कैटेगरी है। अल्फा ब्लॉकर लिख सकते हैं आप, नाइट्रेट्स लिख सकते हैं, और बहुत सारी कैटेगरी हैं जो लिख सकते हैं। लेकिन बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेसोडाइलेटर्स और एसिड इनहिबिटर्स, ये बहुत इजी लगा, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत एफर्ट देते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि ये टफ होगा। क्या आप बताइए, ये हो जाएगा। हाइड्रालाजीन आएगा, हाइड्रालाजीन आएगा किसमें, ये आएगा वेसोडाइलेटर्स में, जो वेसल्स को डायलेट कर देगा, तो जो ब्लड का फ्लो है बढ़ जाएगा और बीपी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस ड्रग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितने भी क्लासिफिकेशन में बताए हैं हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है, यहाँ कितना बड़ा बड़ा है, यहाँ बहुत सारा। देखिए डायरेटिक्स भी इसी में दे दिया है, इसी में देखिए अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। बीटा एडरेनेटिक ब्लॉकर दिया हुआ है, अल्फा बीटा ब्लॉकर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एसी इनहिबिटर्स में कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसोनोप्रिल, बहुत सारे ड्रग दे दिए हैं, लेकिन हमें अल्फा ब्लॉकर भी दिया हुआ है, प्राजोसिन, ट्राजोसिन, बहुत सारा। हम आपको इतना सारा नहीं बताया है, वही बताया जो आसान हो जाए। देखिए दूसरे पेज में भी है, बहुत बड़ा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी है, वेसोडाइलेटर्स भी है, लेकिन आपको वही बताए हैं जो छोटा है। अभी उसको आपको नोट्स में ऐड कर देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा, उतना सफिशियंट है। ये पढ़ने के लिए आपके पास अब टाइम नहीं बचा है। ठीक है, क्वेश्चन को चलिए रिपीट कर देते हैं एक बार। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफाइंड एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट का क्लासिफिकेशन और डिफिनीशन। तो डिफिनीशन आप बता दिए, उसके बाद है कैप्टोप्रिल का केमिकल स्ट्रक्चर। कैप्टोप्रिल जो ड्रग है उसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है। तो चलिए डिफिनीशन आप बता दीजिए। अब बताइए क्या एग्जाम्पल में दवा लिख ले जाएंगे? कुछ भी लिख दीजिएगा, चाहे बीटा ब्लॉकर की दवा प्रोपेनोलाल, एटेनोलाल, ठीक है, एम्लोडिपिन, ठीक है, हाइड्रालाजीन, जो भी आपको याद आए उसके ड्रग यहाँ पे एग्जाम्पल में जरूर लिख दीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हो जाएगा आपका। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो स्ट्रक्चर पूछा है आपसे कैप्टोप्रिल, बताइए कैप्टोप्रिल का खाली स्ट्रक्चर पूछा है। आईयूपीएससी नेम वगैरह नहीं लिखना है, यहाँ भले लिखा हुआ है आप देख लीजिएगा, लेकिन खाली आपसे स्ट्रक्चर पूछा है। कैसे स्ट्रक्चर होगा चलिए बनाएंगे। सबसे पहले आपको याद है कैप्टोप्रिल कहाँ पे था, किस कैटेगरी में था, कोई बताएगा? कैप्टोप्रिल किस कैटेगरी में पाया गया था, कोई बताएगा? कैप्टोप्रिल किस कैटेगरी का ड्रग है? कैप्टोप्रिल किस कैटेगरी का ड्रग है? कैप्टोप्रिल किस कैटेगरी का ड्रग है? बीटा ब्लॉकर नहीं है विशाल जी, गलत हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर नहीं है, कैप्टोप्रिल बीटा ब्लॉकर नहीं है। बिल्कुल सही, एसीई इनहिबिटर कैटेगरी का ड्रग है, एसीई इनहिबिटर्स। ठीक है, अभी आपको पढ़ाए थे कैप्टोप्रिल। ठीक है, आप अगर जूम करके दिखाएं आपको, जब आपको बता रहे थे एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, सबसे पहला आपको बताया था कैप्टोप्रिल, और एक और बताया था रैमीप्रिल। कैप्टोप्रिल इसमें आता है, ये आपको बहुत जरूरी है, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखते हैं कैप्टोप्रिल। इसके स्ट्रक्चर को चलिए बनाते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, आपको कौन सी ड्रग है, किस कैटेगरी में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब कैप्टोप्रिल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत, यहाँ देखिए बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बना है, छोटा सा बनाते हैं, खाली स्ट्रक्चर बनाना है, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कहाँ कहाँ क्या जुड़ा है। यहाँ पे SH जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है? SH जुड़ा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? सल्फोनिल बोलते हैं या मरकेप्टो बोलते हैं, सल्फोनिल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। यहाँ पे आपका क्या जुड़ा हुआ है? SH जुड़ा हुआ है, SH जोड़ दिए। फिर अंदर बॉन्ड है, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है ना? अंदर बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए जो बॉन्ड के बीच में होता है और इधर भी है, तो बीच में CH2 होता है, हम यहाँ पे CH2 कर दिए। ठीक है, SH कर दिए, CH2 कर दिए। उसके बाद फिर आगे जाएंगे, जैसे आगे जाएंगे देखिए यहाँ पे CH पे CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप CH पे CH3 जोड़ दीजिए, एकदम इजी। पहले SH गया, उसके बाद जो मरकेप्टो सल्फोनिल जिसको कह रहे थे, उसके बाद यहाँ पे CH2 था, यहाँ क्योंकि कुछ नहीं जुड़ा हुआ था, यहाँ पे CH3 जुड़ा है तो यहाँ CH हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे, यहाँ C पे देखिए डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे CH खाली था, क्योंकि CH3 था, अब ये एक बॉन्ड यहाँ चला गया, तो यहाँ पे हो जाएगा C पे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। क्लियर, C पे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए N है, उसके बाद ये बना हुआ है, उसके बाद और इस तरह से है। तो हम इसके बाद क्या करते हैं? N बना लेते हैं। N के बाद क्या करेंगे? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, कैसा? ऐसा, ये हो गया। और यहां पे अटैच कर देंगे, जो ये ओपन स्ट्रक्चर बना है ना, यह कर देंगे COOH। इसी को हम कह सकते हैं COOH। यही स्ट्रक्चर है किसका? यही स्ट्रक्चर है कैप्टोप्रिल का। सर बस कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर आता है, रोहित मौर्य जी क्यों परेशान हैं? अब प्रोपेनोलाल का भी आता है, प्रोपेनोलाल का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, कैप्टोप्रिल का भी इंपॉर्टेंट है। जो हम क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 वो आपके इंपॉर्टेंट ही बताएंगे। अभी जो आपको मिला हुआ है, जो आप पढ़ रहे हैं, उसको कोशिश करिए, आगे चीजें बताएंगे। ठीक है, आपके थाली में हम पनीर दिए हुए हैं, आप पनीर खाइए। जब आपको दाल देंगे तो दाल खाइएगा ना, लास्ट में वो भी बताएंगे आपको। पहले अभी जो है सामने उसको देखिए अच्छे तरीके से, इसको खाने की कोशिश करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो ये है आपके कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, आराम से करिएगा।
ठीक है, आपके स्ट्रक्चर फिर से देखिए, क्वेश्चन पूछा क्या था, क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइंड एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन आप बता दिए। ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैप्टोप्रिल। जब आपसे पूछ ही रहा है क्वेश्चन में कि कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर बताइए, तो आप कैसे किसी दूसरे का बता सकते हैं, और खाली स्ट्रक्चर पूछा है तो स्ट्रक्चर आप बता दिए। ये जो क्वेश्चन पूछा उसी के अकॉर्डिंग चलिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट आगे हम और बताएंगे, पहले ये देखिए। ठीक है, दोनों में से कौन सा बनाए, अच्छा हाँ, ये दोनों में से कौन सा बनाए, तो जो हम अभी बनाए हुए हैं ना, इसको बनाइए, ये वाले को बनाइए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए एक बार ब्लैक स्क्रीन पे फिर बता दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलिए ब्लैक स्क्रीन पे फिर बता दे रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कैप्टोप्रिल, स्ट्रक्चर ऑफ कैप्टोप्रिल। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर अगर भूल जाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या होगा, एसएच हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एसएच जिसको हम सल्फोनिल या मरकैप्टो कहते हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, एसएच के बाद आपको क्या होगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ कुछ नहीं अटैच होगा। आगे जब जाएंगे तो यहाँ CH आ जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा एक मिथाइल ग्रुप CH3। ठीक है, देखिए CH3 हो गया, SH हो गया, CH2 हो गया, CH पे CH3 हो गया। अब यहाँ पे एक C खाली हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O। क्लियर, SH CH2 CH पे CH3 और C पे डबल बॉन्ड हो। क्लियर, अब यहाँ पे आ जाएगा प्रोलीन, जो कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एजा ग्रुप नाइट्रोजन ग्रुप है। उसके बाद 5 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर था, जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, COOH। रॉकेट बना दीजिए और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दीजिए। यही स्ट्रक्चर किसका है, कैप्टोप्रिल का। इजी है कि टफ है, बहुत आसान है, आराम से बना लेंगे, बहुत इजी तरीके का स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपका जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उससे काफी इजी है, सीधा स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे 4 से 5 बार तो समझ में आ जाएगा। चलिए ओके, तो समझ में आया, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ जो आपके बुक में बना हुआ था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन ये वाला आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर, चलिए ये क्लासिफिकेशन नहीं लिखना है, क्लासिफिकेशन वही लिखना है जो हम किए हैं, ये आपको क्लासिफिकेशन नहीं लिखना है, हम आपके ऐड कर दे रहे हैं। क्लासिफिकेशन लिखना क्या है, रुक जाइए। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आपको लिखना क्या है उसको हम ऐड कर दे रहे हैं तुरंत, थोड़ा सा रुकिए, क्लासिफिकेशन को हम ऐड कर दे रहे हैं। जो क्लासिफिकेशन आपको बताए हुए हैं इसी क्लासिफिकेशन को आपको लिखना है, ये क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आपको पहला दूसरा नहीं लिखना है, आपको हेडिंग तो मेंशन करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, लेकिन जो आपको बताए हैं बीटा ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और वेसोडाइलेटर, जो अभी बताए हैं आपको यही वाला लिखना है, इसमें सफिशियंट है। ठीक है, चलिए तो आप बहुत अच्छे तरीके से, क्या होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ऐसी दवाइयां जो हाइपरटेंशन के उपचार में यूज की जाती हैं। क्लासिफिकेशन में इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया कि कौन कौन सी दवा आती है। सबसे पहले बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनोलाल, एटिनोलाल, सोटालाल, एसी इनहिबिटर, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल आता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, वेरापामिल, वेसोडाइलेटर में हाइड्रोलाजिन। क्लियर, उसके बाद आपसे कहा था कि कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर बनाइए, आप बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बना दिए। ठीक है, अब चलिए यूजेज तो पूछा नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत यूजेज देख लेते हैं क्या इसका प्रयोग है। तो यूजेज में देखिए पता है कि कैप्टोप्रिल जो होता है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, जिसको हम एसीई इनहिबिटर कहते हैं। कैप्टोप्रिल एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम एसी इनहिबिटर कहते हैं, इसका कहाँ पे यूज होता है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलर के सिचुएशन में यूज किया जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसइंफेक्शन आफ्टर ए हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के बाद क्या करा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसइंफेक्शन आफ्टर हार्ट अटैक, मतलब कि जो लेफ्ट टाइप में वेंट्रिकुलर डिसइंफेक्शन है उसमें हम यूज करते हैं। तो आप सिंपल यही बात लिख सकते हैं कि कैप्टोप्रिल इज एन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, कैप्टोप्रिल एक एंजियोटेंसिन परिवर्तक एंजाइम एसीई अवरोधक है, इनहिबिटर का मतलब जो कम करता है। ठीक है, जिसका उपयोग निम्न के उपचार में किया जाता है, उच्च रक्तचाप और कंजेस्टिव हार्ट फेलर। ठीक है, आप इसी पॉइंट को दोनों को अच्छे से बता सकते हैं। दिल का दौरा पड़ने के बाद बाय वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप बहुत आराम से लिख दीजिएगा कि कैप्टोप्रिल इज एन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसी इनहिबिटर, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। बस फुल स्टॉप कर दीजिएगा, इतना सफिशिएंट है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत अच्छे से हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको हल्के मत लीजिएगा।
ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर, सर रेमिप्रिल का स्ट्रक्चर तो या ही बना दें। अगर रेमिप्रिल का स्ट्रक्चर बना दे तो गलत हो जाएगा। आपसे अगर कैप्टोप्रिल पूछा है तो आप वही बनाइए, ठीक है। आपसे कह रहा है रेमिप्रिल बनाने के लिए तो रेमिप्रिल बनाइएगा, लेकिन जो आपके ड्रग में स्टार लगा हुआ है ना, कैप्टोप्रिल पे लगा हुआ है, प्रोपेनोलाल पे लगा हुआ है। या तो प्रोपेनोलाल का पूछेगा या तो कैप्टोप्रिल का पूछेगा। तो कैप्टोप्रिल का पूछा हुआ है तो कैप्टोप्रिल का बना के आइएगा, जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफाइंड एंड क्लासिफाइड डायरेटिक्स विद एग्जांपल। अब डायरेटिक्स क्या होता है इसका भी डिफिनेशन पूछ रहा है, इसका भी क्लासिफिकेशन। अब डायरेटिक्स कैसे ड्रग हैं ये आपको बताना है और इसका क्लासिफिकेशन बताना है एग्जांपल के साथ। कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पूछा है। इसमें एक ड्रग है फ्रेसामाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। स्ट्रक्चर वाली चीजों को थोड़ा साइड रखते हैं, पहले हम थ्योरेटिकल चीजों को कवर करते हैं टॉप 20 में, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए तो डायरेटिक्स के डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो डायरेटिक्स ऐसे देखिए, इसको हम वाटर पिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर पिल्स भी कहते हैं, ठीक है। वाटर पिल्स कहते हैं किसको? डायरेटिक्स को। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मूत्रवर्धक को उदाहरण सही से परिभाषित या वर्गीकृत कीजिए। मतलब वही डायरेटिक्स के बारे में कह रहा है। वैसा क्यों कह रहा है भी आपको पता चल जाएगा। वाटर पिल्स कहता है। डायरेटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं दैट हेल्प द बॉडी रिमूव एक्सेस वाटर एंड साल्ट थ्रू यूरिन। हमारे बॉडी में जो ज्यादा मात्रा में वाटर और फ्लूइड और साल्ट, ठीक है, पानी को ही फ्लूइड कहते हैं। जो पानी वाटर है उसको फ्लूइड कहा जाता है, तरल पदार्थ। तो हमारे बॉडी में अगर ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ या फिर साल्ट हो गया हो तो उसको रिमूव किया जाता है डायरेटिक्स के थ्रू, ठीक है। डायरेटिक्स ऐसी दवाई होती हैं जो मदद करती हैं हमारे बॉडी में जो ज्यादा मात्रा में पानी और नमक हो गया हो उसके यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब इसको खाने के बाद काफी ज्यादा यूरिन, मतलब बाथरूम जाना पड़ेगा आपको, और काफी ज्यादा जो मात्रा में हमारे एक्सेस वाटर और जो साल्ट हो गया है उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब ज्यादा नमक होने का मतलब कि बीपी बढ़ जाना, क्योंकि बीपी बढ़ जाता है, सूजन हो जाता है, तब हम डायरेटिक्स का भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेस साल्ट बाहर निकल गया, सोडियम बाहर चला गया, तो जाहिर सी बात है बीपी हमारा नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए आप देखिए थे कि जहां पे जब आप पढ़ रहे थे एंटी हाइपरटेंसिव, वहां पे डायरेटिक्स भी दिया। डायरेटिक्स बीपी को कम करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो डायरेटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं दैट हेल्प, जो मदद करता है बॉडी रिमूव एक्सेस वाटर एंड साल्ट थ्रू यूरिन, ठीक है। जो ज्यादा मात्रा में पानी और नमक बढ़ जाता है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। दे वर्क बाय इंक्रीजिंग यूरिन प्रोडक्शन इन द किडनी, ठीक है, किडनी। दे वर्क बाय इंक्रीजिंग, ये बढ़ा देता है यूरिन के प्रोडक्शन को इन द किडनी। किडनी से यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जो फिल्टर होता है, किडनी क्या है? किडनी फिल्टर होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो वाटर होते हैं, तो फिल्टर होके क्या होता है यूरिन के थ्रू बाहर आता है, तो उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है ये डायरेटिक्स। विच हेल्प, जिससे मदद मिलता है रिड्यूस ब्लड प्रेशर, बीपी कम हो जाएगा क्योंकि साल्ट बाहर निकल गया। स्यूलिंग एडिमा, आप देखें सूजन हो जाता है तो सूजन भी कम हो जाएगा। एंड फ्लूइड ओवरलोड इन कंडीशन लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर एंड किडनी डिजीज। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर और किडनी डिजीज में जो बहुत ज्यादा तरल पदार्थ बढ़ जाते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है ये डायरेटिक्स, ठीक है। डायरेटिक्स ऐसी दवाई हैं जो शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक को यूरिन के माध्यम से निकालने में मदद करते हैं। डायरेटिक्स ऐसी दवाई हैं जो शरीर में एक्स्ट्रा पानी आ जाए, फ्लूइड आ जाए और नमक आ जाए, उसको यूरिन के माध्यम से निकालने में मदद करती हैं। वे किडनी, जिसको गुर्दे कहते हैं, वो किडनी में यूरिन उत्पादन को बढ़ाकर काम करते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, दिल की विफलता, ठीक है, हार्ट फेलर और गुर्दे की बीमारी, किडनी बीमारी जैसी स्थितियों में, ठीक है, रक्तचाप, सूजन जिसको एडिमा कहते हैं, और द्रव अधिभार को कम करने में मदद करता है। द्रव अधिभार का मतलब फ्लूइड, जो एक्सेस फ्लूइड हो जाते हैं ना, तरल पदार्थ, उसको बाहर निकालने का काम करता है, वो कम करता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो डायरेटिक्स आपको समझ में आ गया, क्लियर? बताइए। यही क्वेश्चन बस पढ़ा देंगे, इसके बाद फिर रहने देंगे। डायरेटिक्स ऐसी दवाई होती है, मन में समझ लीजिए, इसको हम वाटर पिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर पिल्स कहते हैं। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वाटर पिल्स आर डायरेटिक्स। आपसे पूछ देगा कि बीटा ब्लॉकर, डायरेटिक्स, उसके बाद कह देगा कि आपसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नॉन ऑफ दीज। तो जो आपका वाटर पिल्स होते हैं वो डायरेटिक्स होते हैं। डायरेटिक्स ऐसी दवाई होती है जो हमारे बॉडी में एक्सेस मात्रा में जो नमक होता है, साल्ट होता है और जो पानी होता है उसको बाहर निकालता है। अब ज्यादा पानी नमक से क्या होता है? सूजन हो जाता है ना। आप देखेंगे बहुत लोग को दबाएंगे तो लगता है पानी हो रहा है बॉडी में, तो सूजन हो जाता है और बीपी बढ़ा जाता है। तो उसको डायरेटिक्स देंगे, जिससे क्या होगा, यूरिन के थ्रू ज्यादा मात्रा में यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिससे सूजन और बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है डायरेटिक का। यहाँ भी बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन दिया है। चलिए ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, इसके भी क्लासिफिकेशन को एकदम आसान बनाते हैं। एडिमा का मतलब होता है सूचन, इसके भी क्लासिफिकेशन को एकदम आसान बनाते हैं। ठीक है, चलिए बस क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, बाकी चीजों को कल पढ़ाएंगे। चलिए क्लासिफिकेशन ही तो पूछा है आपसे, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स। आइए डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, सबसे पहली कैटेगरी, सबसे पहला कैटेगरी क्या होगा? सबसे पहला कैटेगरी क्या होगा, किसी को याद है? चलिए सबसे पहला कैटेगरी क्या होगा, किसी को याद है? बहुत अच्छा, वेरी गुड विशाल जी, लूप डायरेटिक्स। ठीक है, सबसे पहला कैटेगरी होगा लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स जिसको हम हाई सेलिंग डायरेटिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? हाई सेलिंग डायरेटिक्स, हाई सेलिंग। ठीक है, एक लूप डायरेटिक्स जिसको हाई सेलिंग डायरेटिक्स कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि आप ऐसे ड्रग का नाम बताइए जो लूप डायरेटिक्स से बिलोंग करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि आप किसी ऐसे ड्रग का नाम बताइए जो लूप डायरेटिक्स से बिलोंग करता है, लूप डायरेटिक्स में शामिल होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो ड्रग आएंगे वो कौन से होंगे? जो ड्रग आएंगे वो कौन से होंगे? तो सबसे पहला ड्रग होगा, कोई बताएगा क्या होगा? बहुत अच्छा, फुरेसामाइड। ठीक है, फुरेसामाइड क्या होगा? फुरेसोमाइड। ठीक है, फुरेसोमाइड, ध्यान दीजिएगा, फुरेसोमाइड। फुरेसेमाइड, फुरेसेमाइड जो होंगे ये आपके लूप डायरेटिक्स में आएंगे, याद रखिएगा। फुरेसेमाइड जो होते हैं वो लूप डायरेटिक्स में आते हैं, हाई सेलिंग ड्रग में आते हैं। चलिए एक ही लिख दीजिएगा, सफिशियंट है, इससे ज्यादा पढ़ा देंगे तो आपको याद करने में दिक्कत होगा। बाकी क्लासिफिकेशन में दिया है, अगर आपको और याद हो जाए तो और लिखिए, ज्यादा बताएंगे तो आप कंफ्यूजन होगा, एक लिख देंगे तब भी सफिशियंट है। दूसरे ड्रग की दूसरा जो कैटेगरी है उसको बताते हैं। दूसरा है थियाजाइड लाइक। क्या है? थियाजाइड, थियाजाइड लाइक। ठीक है, थायाजाइड, थायाजाइड एक ग्रुप का कह सकते हैं कि आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो आप देखेंगे थियाजाइड। अब थियाजाइड लाइक में, इस थियाजाइड लाइक में कैसे ड्रग आएंगे? थियाजाइड लाइक में कैसे ड्रग आएंगे? देखिए थियाजाइड लाइक में कैसे ड्रग आएंगे? हाँ, इसको थियाजाइड डायरेटिक्स कह सकते हैं या थियाजाइड लाइक कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्लोरथालिडोन, क्लोरथालिडोन आएगा। क्या आएगा? क्लोरथालिडोन, क्लोरथाली, क्लोरथालिडन आएगा, क्लोरथालिडन, क्लोरथालिडन आएगा थियाजाइड लाइक में, क्लोरथालिडन आएगा थियाजाइड लाइक में। और क्या आएगा? बहुत अच्छा, मेटालोजोन, मेटोला, METO, मेटालोजोन होता है ना, मेटालोजोन। ठीक है, क्लोरथालिडोन, उसके बाद मेटालोजोन। ओके, हाँ सही है। एक है लूप डायरेटिक्स जिसमें आप हाई सेलिंग डायरेटिक्स कहते हैं, फुरेसामाइड। थियाजाइड लाइक में आ गया क्लोरथालिडोन और मेटोलाजोन। मेटोलाजोन आता है आपके थियाजाइड लाइक में। मेटोलाजोन हो गया और क्लोरथालिडोन आ गया थियाजाइड लाइक में, थियाजाइड डायरेटिक्स बोलते हैं। एंड लास्ट आपका है तीसरा वाला जो है, ये आखिरी है, ये आपका है वीक डायरेटिक्स। ठीक है, वीक डायरेटिक्स। इससे इजी क्लासिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। जितना आसान हो सकता था कि आपके नंबर भी ना कटे, आपको नंबर भी मिल जाए और आपको आसानी से याद हो जाए, वही क्लासिफिकेशन आपको बता रहे हैं। एकदम इजी है, और आप बुक भी उठा लीजिए, इससे इजी नहीं मिलेगा। वीक डायरेटिक्स में क्या आएगा? वीक वीक डायरेटिक्स में क्या आएगा? एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड। ठीक है, एसिटाजोलामाइड आएगा। और क्या आएगा? एसिटाजोलामाइड आएगा। और क्या आएगा? स्पाइरोनोलैक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन आएगा। क्या आएगा? स्पाइरोनोलैक्टोन आएगा। तो बस आपको यही तीनों याद करना है अच्छे तरीके से। लूप डायरेटिक्स जिसको हाई सेलिंग डायरेटिक्स कहते हैं, थियाजाइड लाइक मतलब थियाजाइड डायरेटिक्स कहते हैं, और वीक डायरेटिक्स, ठीक है, जिसको सल्फोनामाइड कहते हैं। वीक डायरेटिक्स को क्या कहते हैं? सल्फोनामाइड। ध्यान दीजिएगा, वीक डायरेटिक्स को सल्फोनामाइड कहते हैं। अगर कोई दिया सल्फोनामाइड कैटेगरी का ड्रग बताइए, सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड कहते हैं। वीक डायरेटिक सल्फोनामाइड जिसमें एसिटाजोलामाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन आते हैं। ठीक है, अब बताइए क्या इजी लगा, याद हो जाएगा? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, इतना बता दिए जो आपको याद हो जाए लास्ट टाइम में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे लूप डायरेटिक्स, थियाजाइड लाइक और वीक डायरेटिक्स तीनों को बता दिए। फ्यूरेसामाइड, क्लोरथालिडोन, मेटोलोजोन और एसिटाजोलामाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, याद हो जाएगा।
चलिए बहुत इजी है। हाइपरटेंशन का भी बीटा ब्लॉकर बताए थे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बताए थे, इनहिबिटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बताए थे। ठीक है, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यहाँ पे डायरेटिक्स में आपको लूप डायरेटिक्स, थियाजाइड लाइक और वीक डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स को हाई सेलिंग डायरेटिक्स कहते हैं। एक बार मन में बैठा लीजिए, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि बताइए लूप डायरेटिक्स में कौन से ड्रग आते हैं, वीक डायरेटिक्स में कौन से ड्रग आते हैं, एसिटाजोलामाइड किस कैटेगरी में आता है, फुरेसामाइड किस कैटेगरी का ड्रग है। ऐसे भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्लोरथालिडोन किस कैटेगरी का ड्रग है, थियाजाइड डायरेटिक्स का ड्रग है। याद रखिएगा, इसी तरह से आपको याद करना है पूरा अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट है सब बता दिए हैं। ठीक है, चलिए तो आप बहुत अच्छे तरीके से डायरेटिक्स क्या होता है उसके एग्जाम्पल वगैरह देख लिए। यहाँ पे देखेंगे तो खूब बड़े बड़े हैं हाई सेलिंग डायरेटिक्स, जिसमें फुरेसामाइड बुटेनामाइड आता है। मीडियम एफिशिएंसी में आपका आता है थियाजाइड लाइक, जिसमें क्लोरोथालिडोन आता है, लेकिन आपको खाली थियाजाइड डायरेटिक्स बताए हैं। उसके बाद आता है वीक डायरेटिक्स, जिसमें आपको बताए हैं हम एसिटाजोलामाइड, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, लेकिन आप इतना बड़ा नहीं याद कर पाएंगे। आप खाली लिखिएगा वीक डायरेटिक्स, जिसमें एसिटाजोलामाइड आता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे तरीके से आप बेसिक चीजों को सीखे और अच्छे से कर लिए। अब यहाँ पे जो हम हमेशा बनाते हैं, जब भी डायरेटिक्स लिखिए, कोई भी ड्रग लिखिए, एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन को याद करने के बाद लिख दीजिएगा। अब आपको एग्जाम्पल लिखने में दिक्कत नहीं होगा। डायरेटिक्स के कोई भी ड्रग जो आपको याद हो गया, जैसे आप क्या याद किए थे, फुरेसोमाइड। ठीक है, फुरेसोमाइड लिख दीजिए। और भी जितने ड्रग हैं आप लिख सकते हैं, एसिटाजोलामाइड हो गया, एसिटाजोलामाइड, जितना भी आपको याद आए सब लिख दीजिएगा। लास्ट में ईटीसी लिख दीजिएगा। ठीक है, जितने भी ड्रग आपको याद रहेंगे क्लास एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डिफाइन एंड क्लासिफाई डायरेटिक्स विद एग्जाम्पल, सब बता दिए आप। डिफिनेशन बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए, क्लासिफिकेशन बता दिए। अब बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यहां तक का आपको समझ में आया, दो क्वेश्चन बताए हैं, डायरेटिक्स और एंटी हाइपरटेंसिव, समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको हम ऐड कर देंगे, जो पढ़ाए हैं वो याद कर लेंगे। बाकी हम पढ़ाएंगे डायबिटीज मिलेटस क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है। ये 13वां क्वेश्चन, इसको हम कल पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सोशल फार्मेसी क्लास नहीं चली थी, लेकिन आज चलेगी। ठीक है, इसको हम कल पढ़ाएंगे, इसका भी क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन कल देखेंगे। तो जितना बताए हैं ना उतना अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका केमिस्ट्री में बैक नहीं लगेगा, ये चीज की हम गारंटी दे रहे हैं। हाँ, रही बात कुछ स्ट्रक्चर छूटा हुआ है, उसको हम लास्ट में करा देंगे, बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो केमिस्ट्री सच में पढ़े हैं। जो ऑलरेडी 10-10 साल बाद पढ़ रहे हैं, वो यही पढ़ के अच्छे से पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी थैंक यू सो मच। कोई डाउट है, आदित्य.ऑफिशियल उदित फार्मेसिस्ट आईडी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।